एक बार की बात है, लल्लू लाल एक जमींदार था। लल्लू लाल की बेटी दिव्या पढ़ाई में बहुत तेज थी, मगर लल्लू लाल का बेटा राकेश दिन भर आवारा गर्दी करता था। इसी बात को लेकर लल्लू लाल हमेशा परेशान रहता था। एक दिन लल्लू लाल अपनी पत्नी से कहता है, यह राकेश कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे अपने आवारा दोस्तों में उड़ाता रहता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? फिर जमींदार की पत्नी विद्या कहती है, आप तो ऐसे कह रहे हो जी कि राकेश सिर्फ मेरा ही बेटा है, आपका तो कुछ लगता ही नहीं। फिर जमींदार कहते हैं, जब मैं उसे डांटता हूँ तब तुम्हारी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। फिर विद्या कहती है, अरे आपको उसको डांटने से किसने मना किया, पर आप तो उसे मारने लगते हैं। जवान बेटा है, कहीं कुछ कर बैठा तो? फिर जमींदार जी कहते हैं, अरे जवान है तो क्या हुआ, उसे कुछ भी करने की आजादी दे दूं। देखो विद्या, राकेश सिर्फ तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। फिर विद्या बोली, वह पतिदेव, बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो वो आप पर गई है। अगर आवारागर्दी करता है बेटा तो उसे मैंने बिगाड़ा है। आप तो जैसे जवानी में बड़े सीधे थे। फिर जमींदार जी कहते हैं, मैंने तो अपने पिता की दौलत को अपने आवारा दोस्तों में कभी नहीं उड़ाया। 18 साल की उम्र में ही काम करने लगा था और अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। और तुम्हारा बेटा तो अपने पिता के ऊपर बोझ है। फिर विद्या कहती है, बस कीजिए, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है मेरा बेटा। अरे इतनी दौलत है, कहाँ ले जाओगे? एक दिन तो वह दौलत राकेश को ही मिलनी है। बिटिया तो अपने घर चली जाएगी। फिर गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुझसे राकेश की शिकायत ना की हो। परसों तो राकेश ने हद पार कर दी, मुखिया की बेटी रेशमा को भी छेड़ा है उसने। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, बस बस, अब मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। पता है मुझे, आपके मुंह पर तो वह कलमुहा नौकर सुंदर मुंह पर चढ़ा है। संसार में तुम ऐसे पहले पिता होंगे जो अपने बेटे की जगह अपने नौकर की तारीफ करते फिरते हो। इतना कहकर विद्या वहां से चली जाती है। फिर जमींदार जी भी अपने घर से निकलकर अपने खेतों की ओर जाते हैं। खेत पर उनका नौकर सुंदर मिलता है और कहता है, आप आ गए मालिक। मैं आपके कहे अनुसार मैंने सुबह ही खेतों में पानी डाल दिया है और जो आपने गड्ढा खोदने को बोला था वह भी मैंने खोद दिया है। फिर जमींदार जी कहते हैं, अभी तो सुबह के 8 बजे हैं सुंदर, तो तू कितने बजे से काम पर लग गया? फिर सुंदर कहता है, मालिक, मैं सुबह 5 बजे ही आ गया था। एक बात और बतानी थी आपको। तो जमींदार कहते हैं, कौन सी बात? तो सुंदर बताता है कि कुछ देर पहले मुखिया यहाँ आया था, आपको बहुत उल्टी सीधे सुना रहा था। बोल रहा था कि अगर वह जमींदार है तो क्या उसके लड़के को, क्या गांव की लड़कियों को छेड़ने का कोई लाइसेंस मिला है क्या? वह पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देकर गया है मालिक। फिर जमींदार कहता है, अच्छा है, वह पुलिस में रिपोर्ट कर दे। एक तू है सुंदर, एक मेरा बेटा है, दिन भर कुछ नहीं करता सिवाय आवारा गर्दी करने के अलावा, और मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मेरा उसको कुछ भी कहना उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। फिर सुंदर कहता है, आप राकेश बाबू को समझाते क्यों नहीं? फिर जमींदार जी कहते हैं, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। फिर सुंदर कहता है, मालिक, मुझे कुछ देर के लिए जरूरी काम है, अगर आपका आदेश हो तो कुछ देर के लिए चला जाऊं। फिर जमींदार जी कहते हैं, क्या बात है सुंदर, कहीं तेरा कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा? फिर सुंदर कहता है, अरे नहीं नहीं मालिक, मुझ जैसे गरीब नौकर से भला कौन सी लड़की अपना चक्कर चलाएगी? तो जमींदार जी कहते हैं, ठीक है जा, 1 घंटे के लिए नहीं 2 घंटे के लिए जा, वैसे भी सारा काम तो तू कर ही चुका है।
फिर वह नौकर सुंदर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सुंदर का इंतजार गांव के बाहर नदी किनारे जमींदार की बेटी किया करती है। जैसे ही सुंदर वहां पहुंचता है तो जमींदार की बेटी कहती है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ सुंदर। घर में तो तुमसे बात करने का मौका मिलता ही नहीं। फिर सुंदर कहता है, दिव्या मैं आज तुमसे साफ साफ कहने आया हूँ कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता। फिर दिव्या कहती है, लेकिन क्यों सुंदर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्रेम करते हो। फिर सुंदर कहता है, प्रेम तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर मत भूलो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ। मालिक मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं अगर किसी दिन मालिक को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर दिव्या कहती है, मैं कुछ नहीं जानती सुंदर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे ही शादी करूँगी। अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। दिव्या गुस्से से वहां से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शहर से वस्तीमल नाम का एक बड़ा व्यापारी मुखिया को लेकर जमींदार के पास आता है। मुखिया को देखकर लल्लू लाल चौंक गया और बोला, मुखिया जी मैं राकेश की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर मुखिया कहता है, राकेश की हरकतों को तो मैं कब का भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाए। राकेश बच्चा है और बच्चे तो गलती कर ही देते हैं। दरअसल लल्लू लाल जी वस्तीमल जी को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। वस्तीमल जी शहर में बहुत बड़े सोने के व्यापारी हैं। फिर वस्तीमल जी, नमस्ते। लल्लू लाल जी, मुझे मुखिया जी के द्वारा ही आपके बारे में पता लगा है। मुझे एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की तलाश थी। मुखिया जी ने बताया कि आप बहुत ईमानदार और एक धनवान व्यक्ति हैं। फिर लल्लू लाल जी कहते हैं, मुखिया जी ने मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी। मुझसे अच्छा तो अच्छे इंसान मुखिया जी हैं, जिन्होंने मेरे बेटे की गंदी हरकत को भी माफ करके भुला दिया। बताइए आपको मुझसे क्या काम है। फिर वस्तीमल कहता है, दरअसल मैं सोने का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मैं हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में बसना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ सोने का स्टॉक है। मैं चाहता हूँ कि उस सोने को आप खरीद लें। मैं वह सोना आधे पौने दाम में बेचने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वस्तीमल ने एक बड़ी सी अचेटी लल्लू लाल जी के सामने खोल दी। इसमें ढेर सारे सोने के बिस्किट रखे हुए थे। सोने को देखकर लल्लू लाल बुरी तरह से हैरान हो गया। फिर जमींदार जी कहते हैं, लेकिन आप इतना ढेर सारा सोना शहर में किसी को भी बेच सकते हैं। फिर वस्ती मल कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह सोना किसी गांव के व्यक्ति के पास रहे, क्योंकि गांव के व्यक्ति बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वैसे तो यह सोना 10 करोड़ का है, लेकिन मैं यह सोना आपको 4 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हूँ, यानी आधे दाम से भी कम। वस्ती मल की बात सुनकर लल्लू लाल सोच में पड़ गया, क्योंकि वह 4 करोड़ की जायदाद का मालिक था। फिर मुखिया कहता है, सोच क्या रहे हो लल्लू लाल जी? अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपनी संपत्ति बेचकर इस सोने को खरीद लो। बाद में सोने को मुनाफे में बेच देना, आपकी संपत्ति भी दुगनी हो जाएगी। फिर लल्लू लाल जी कहते हैं, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप 4 करोड़ ले जाना और सोना मुझे दे जाना। लल्लू लाल ने अपनी सारी जायदाद बेचकर 4 करोड़ की रकम इकट्ठा कर ली। 1 हफ्ते बाद वस्ती मल वही सोने की अचेटी लेकर आया। फिर जमींदार जी कहते हैं, गिन लीजिए वस्ती मल जी, पूरे 4 करोड़ है। फिर वस्ती मल कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है लल्लू लाल जी, रुपए गिनकर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। फिर मुखिया कहते हैं, लल्लू लाल जी
एक बार सोने को किसी जौहरी से चेक करवा लेते हैं। फिर जमींदार कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो मुखिया, तुम हमारे गांव के हो, मुझसे धोखा थोड़ी करोगे। मुखिया और वस्ती मल वहां से रुपए लेकर चले गए। अगले दिन लल्लू लाल वह सोना बेचने शहर गया, मगर शहर में जाकर उसे पता लगा कि वह सारा सोना नकली था। लल्लू लाल बर्बाद हो चुका था। अब उसके पास घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। मुखिया अपने परिवार सहित गांव से फरार हो चुका था। एक दिन लल्लू लाल ने अपने बेटे राकेश को बुलाकर कहा, राकेश बेटा, तुम तो जानते हो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैं सड़क पर आ गया हूँ। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं कि मैं मेहनत कर सकूं। तुम जवान हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते ताकि परिवार की रोजी रोटी चल सके। फिर राकेश कहता है, दिमाग तो ठीक है आपका पिताजी। एक तो आपने सारी दौलत पानी की तरह बहा दी, ऊपर से अब आप मुझे मेहनत करने के लिए बोल रहे हो। मैं आपका खर्चा नहीं उठा सकता। तभी जमींदार जी का नौकर सुंदर आ जाता है और कहता है, राकेश बाबू, आपको अपने पिताजी से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ समय पहले आपने लल्लू लाल जी की तिजोरी से 5 लाख रुपए चुराए थे। उस रकम में से ही आप कुछ पैसे आप लल्लू लाल जी को दे दीजिए। मैं उनमें से एक फूटी कौड़ी भी पिताजी को नहीं दूंगा। हाँ, वह पैसे मेरे खर्चे के हैं। और तू 2 कौड़ी के नौकर मुझे आदेश देगा? इतना कहते ही वो सुंदर के गाल पर 2 थप्पड़ लगा देता है। यह देखते ही जमींदार जी बोले, सुंदर, तुझे मेरे बेटे से इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आती? निकल जा मेरे घर से और दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। फिर सुंदर कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो जमींदार जी कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। फिर सुंदर कहता है, ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मुझे आपका यह दुर्व्यवहार हमेशा याद रहेगा। सुंदर रोते हुए वहां से चला गया। जमींदार जी अपने कमरे में जाकर रोने लगे। तभी दिव्या रोती हुई अपने पिता के पास आकर बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। सुंदर तो आपका पक्ष ले रहा था और आपने उसे ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर जमींदार जी बोले, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर सुंदर को अपने घर से बाहर निकाला है बेटी। तुम तो जानती हो कि मेरे हाथ से सब कुछ छीन गया है। मेरी आंखों के सामने राकेश ने एक जोरदार थप्पड़ सुंदर के गाल पर मार दिया है। मैं सुंदर को इससे ज्यादा अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। अगर मैं सुंदर का पक्ष लेता तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाता। मजबूरी में मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। सुंदर एक अनाथ था। वह रोते हुए बगैर टिकट एक ट्रेन में बैठ गया और कहने लगा, मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा। अब मालिक ने ही मुझे निकाल दिया तो फिर मेरा इस गांव में क्या काम। सुंदर ट्रेन में काफी दूर तक निकल गया था। जिस बोगी में सुंदर बैठा था वहां पर उसके एक और व्यक्ति के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक उसे व्यक्ति के मुंह से झाग निकलने लगा। सुंदर दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास चला गया और पूछने लगा, यह तुम्हारे मुंह से झाग क्यों निकल रहा है? फिर वह व्यक्ति बोला, मैंने कुछ देर पहले जहर खा लिया है। मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति था, मगर एक नंबर का अयास था। मेरी वजह से मेरी पत्नी और बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उस व्यक्ति के पास में एक बैग रखा हुआ था। तो वह कहता है, इस बैग को देख रहे हो? इस बैग में हीरे हैं। मैं इन हीरो को लेकर विदेश में जाकर बसना चाहता था, मगर मेरी पत्नी और बच्चों की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब वही इस दुनिया में ना रहें तो मैं जी कर क्या करूंगा? इतना कहकर
उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। सुंदर ने देखा कि उस बैग में हीरे भरे हुए थे। सुंदर एक चतुर व्यक्ति था। वह समझ गया कि अगर मैं इसके बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस उल्टा मुझे ही गिरफ्तार कर लेगी। सुंदर उस बैग को लेकर अगले रेलवे स्टेशन पर उतर गया। सुंदर उन हीरों को बेचकर बेहद अमीर आदमी बन गया। अमीर होने के बाद सुंदर को दिव्या की याद सताने लगी और वह अपनी कार से वापस उसी गांव में जाता है तो देखता है कि जमींदार जी के घर में गांव का कोई दूसरा व्यक्ति रहता है। फिर सुंदर कहता है, अरे हरिया चाचा, आप यहाँ लल्लू लाल जी कहाँ गए? तो हरिया चाचा बताते हैं कि उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ सुंदर। राकेश ने तो परिवार के सभी लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यह सदमा लल्लू लाल की पत्नी बर्दाश्त न कर सकी और वह इस दुनिया से चल बसी। लल्लू लाल दिव्या को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। फिर सुंदर कहता है, लेकिन यह मकान तो लल्लू लाल जी के नाम पर था ना? फिर हरिया चाचा बताते हैं कि हाँ, लेकिन राकेश ने चुपके से इस मकान को भी गिरवी रख दिया था। लल्लू लाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस मकान को छुड़वा पाए। जाते वक्त लल्लू लाल तुम्हें याद करके बहुत रो रहे थे भाई। फिर सुंदर कहता है, मुझे याद कर रहे थे लेकिन उन्होंने ही तो मुझे घर से बाहर निकाला था। फिर हरिया चाचा बोले, नहीं सुंदर, उन्होंने तुम्हें ज्यादा अपमानित होने से बचाने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने घर से बाहर निकाला था। अगर वह तुमसे प्यार से कहते तो तुम कभी नहीं जाते और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह तुम्हारा खर्चा पानी उठा पाते। उसके बाद सुंदर ने दिव्या और लल्लू लाल की बहुत तलाश की मगर उसे गांव में कहीं नहीं मिले। थक हार कर सुंदर उन दोनों को शहर शहर जाकर तलाशने लगा। एक दिन तलाश करने के दौरान सुंदर की नजर राकेश, वस्ती मल और मुखिया पर पड़ी। वो तीनों एक कार में अंदर बैठे हुए थे। सुंदर हैरत में पड़ गया और कहने लगा, ये दो मुखिया और वस्ती मल हैं जो लल्लू लाल जी को बर्बाद करके गांव छोड़कर भाग गए थे। इनके साथ राकेश क्या कर रहा है? इनका पीछा करना चाहिए। फिर सुंदर उनके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वह तीनों एक गोदाम के अंदर जाते हैं और सुंदर भी उनके पीछे पीछे उस गोदाम के अंदर पहुंच जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनता है। तो मुखिया कहता है, वाकई राकेश, तुम्हारे दिमाग को तो मान गए। किस तरह से तुमने अपने बाप को चूना लगाकर उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली भाई। फिर राकेश कहता है, अगर मुखिया जी मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाता भाई। मेरा पिता एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। मैं जरा से पैसे क्या खर्च कर देता था, घर में रोज रोज झगड़ा करता था। वह तो भला हो मुखिया जी का जिन्होंने मुझे यह सारी योजना बताई। फिर मुखिया बोला, राकेश, तुम मेरी बेटी से प्यार करते थे लेकिन तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं थे और लल्लू लाल तुम्हें कभी भी व्यापार करने के लिए पैसे नहीं देता। इसीलिए मैंने पहले ही यह अफवाह उड़ाई कि तुमने मेरी बेटी को छेड़ा है और कुछ महीनों के बाद मैं वस्ती मल को लेकर लल्लू लाल के पास पहुंच गया और उसे ऐसा जताया कि जैसे मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। लल्लू लाल मेरी इस भलाई को देखकर सब कुछ भूल गया और मुझ पर विश्वास कर बैठा। इतना सब कुछ छुपकर सुंदर सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया और बाहर आकर राकेश को बोला, भगवान तेरी जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे तेरे जैसा कपूत जिस घर में पैदा हो जाए उस घर को बर्बाद होने से भला कौन रोक सकता है। फिर राकेश बोला, सुंदर, तुम्हारे शरीर पर इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? इसे चुरा कर लाए हो? फिर सुंदर कहता है, सुंदर नहीं, यशराज कहो राकेश। कल के वक्त का एक मामूली नौकर आज के वक्त का बहुत बड़ा एक धनवान व्यक्ति बन चुका है
जो तुम्हारे जैसे न जाने कितने राकेश को खड़े खड़े खरीद लेगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। सीधी तरह से बता दो कि लल्लू लाल जी और दिव्या कहाँ हैं। फिर राकेश कहता है, मुझे क्या पता कि वह कहाँ है। हो सकता है कि सड़क पर रोड एक्सीडेंट में कहीं मर वर गए होंगे। राकेश की बात सुनकर सुंदर को बुरी तरह से गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में तीनों को बुरी तरह से पीटा और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। सुंदर शहर का बेहद अमीर आदमी बन चुका था। पुलिस ने उन तीनों को धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद कर दिया। सुंदर मंदिर में रोज प्रार्थना करने जाता था और एक दिन उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के नीचे लल्लू लाल और दिव्या बैठी है। सुंदर तुरंत वहां पर पहुंचा और बोला, मालिक मैं आ गया, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर लल्लू लाल जी कहते हैं, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हरे सुंदर। फिर सुंदर कहता है, हाँ मालिक, लेकिन मैं कल भी आपका नौकर था और आज भी आपका नौकर हूँ। सुंदर को देखकर दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर लल्लू लाल जी कहते हैं, तेरे जाने के बाद में इस संसार ने हम पर कई कहर ढाए। फिर सुंदर कहता है, मुझे सब पता है मालिक, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि धोखा किसी और ने नहीं बल्कि आपके ही बेटे राकेश ने ही किया था। राकेश वस्ती मल और मुखिया से मिला हुआ था, लेकिन मैंने उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है मालिक। अब वह कभी बाहर नहीं आएंगे। उनकी सारी जिंदगी अब जेल में कटेगी। सुंदर की बात सुनकर लल्लू लाल की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक लल्लू लाल लड़खड़ाते हुए गिर गया। फिर सुंदर कहता है, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ मालिक, आपकी तबीयत तो सही है। चलिए मैं अभी आपको इसी वक्त अस्पताल लेकर चलता हूँ। फिर लल्लू लाल जी कहते हैं, नहीं सुंदर, मैं रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करता था कि बस एक बार तू मेरी आंखों के सामने आ जा, ताकि मैं दिव्या का हाथ तेरे हाथों में दे सकूं। दिव्या ने मुझे सब बता दिया है सुंदर, कि तू और वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मुझे कैंसर हो गया है सुंदर, अब मैं और ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता। तू दिव्या से विवाह कर लेना और उसे कभी मत छोड़ना सुंदर। इतना कहकर लल्लू लाल ने दम तोड़ दिया। सुंदर ने लल्लू लाल का अंतिम संस्कार कर दिया और दिव्या के साथ विवाह कर लिया और दोनों विवाह करके शहर में ही रहने लगे। आज सुंदर एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।